स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर के सभी बच्चों के लिए, यानी आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, सेकेंड ईयर में है तो ये क्लासेस आपके लिए हैं। क्लास नंबर 18 है। इसके पहले 1 to 17 यानी 1 से 17 तक की क्लासेज ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए गए हैं, तो उनको आप लोग जरूर देखिए। और ऑलरेडी मैं सभी वीडियोज में बताता हूं कि प्लेलिस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करना आप लोग सीख लीजिए, तो लर्निंग जो है ज्यादा बेहतर होगी। बाकी ये वेबसाइट आपके सामने है, रिलेटेड पीडीएफ क्वेश्चन बैंक वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप है, साथ के साथ टेलीग्राम पर भी आप ग्लोबल आईटीआई सर्च कर सकते हैं, जहां पर अप्रोक्स 49,000 के अराउंड में बच्चे जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो, कई वीडियो ऐसी होती है जो आपसे मिस हो जाती हैं, तो उनका जो लिंक है वो टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं। प्लस कोई अन्य पीडीएफ हो या एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, सब वहां पर आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 226 यानी इसके पहले हमने 225 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, शुरू करते हैं। 226, व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। कह रहे हैं कि मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी के बीच बैलेंस करने के लिए इसमें से क्या है, चारों का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें से क्या है जो हमारी हेल्प करता है। मेंटल मतलब दिमागी रूप से, कई बार देखिए आप लोग दो तरीके से थकते हैं ना, एक फिजिकली हम लोग थक जाते हैं, एक होता है मेंटली थकते हैं, या फिर कहा जाए स्ट्रेस, टेंशन या तनाव भी दो प्रकार का होता है। एक मेंटल होता है और एक फिजिकल प्रेशर की वजह से मेंटल प्रेशर होता है ना। तो दो तरह से आदमी थकता है, थकान होती है उसे, एक मेंटल और एक फिजिकल। तो इन चीजों के बीच बैलेंस कैसे हो, तो बैलेंस के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमें पसंद हो, जो हम लोग करते हैं तो मन को भी शांति मिलती है और बॉडी भी फिट रहती है, या कहने की बॉडी को भी रिलैक्स मिलता है। कुछ लोगों की आदत होती है स्विमिंग करना, कुछ लोग टहलना घूमना पसंद करते हैं, पार्क में टहलना, उससे दोनों होता है। एक तो मानसिक पीस मतलब मेंटल पीस भी मिलता है, मानसिक सांत्वना भी मिलती है, और फिजिकली भी। इसी प्रकार से कुछ लोगों को म्यूजिक सुनना, तो ये सब क्या होती है, ये होती है हमारी हॉबीज। हमारे क्या होते हैं, इसको शौक आप हिंदी में कह सकते हैं। ये हॉबीज होती हैं जिनकी वजह से हमें मेंटल और फिजिकल दोनों जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनके बीच हमें कहीं न कहीं एक बॉन्ड सा होता है, जिसको बैलेंस करने में मदद मिलती है। किससे? उसको हम हॉबीज कहते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ रनिंग करते हो, सिर्फ रनिंग से क्या होगा, आप सिर्फ दौड़ोगे तो फिजिकली फिट हो सकते हो या थक सकते हो। ठीक है, वॉकिंग भी उसी प्रकार का हो गया, रीडिंग भी। लेकिन जो हॉबीज होती है, हॉबीज क्या होता है, हम लोग शौक से करते हैं, तो उसे हमें थकावट महसूस नहीं होती है। जैसे अब एक बच्चे को बैट बॉल दे दिया जाए और उसे 5 घंटे कह देंगे तो खेलता रहेगा, वो नहीं थकेगा। लेकिन अगर आप उसे कोई काम पकड़ा दोगे तो आधा घंटा में थक जाएगा, उसका हाथ पैर दुखने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? वो होता है क्योंकि मेंटली हम लोग, जब लगता है कि मेंटली हम थके नहीं है, यानी हमारे फिजिकल और मेंटल कनेक्शन है एक दूसरे से। ठीक है, अगर हमें हमारे दिमाग को महसूस हो रहा है तो उसका असर हमारी बॉडी पर भी पड़ता है। तो ऐसे में क्या है, जो बैलेंस करता है वो क्या है, हॉबीज। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। स्पोकन कम्युनिकेशन इज यूजुअली नॉट ओनली बट ऑल्सो। कह रहे हैं कि जो स्पोकन कम्युनिकेशन होता है न केवल ये होता है बल्कि ये भी होता है, यानी दो ऑप्शन है यहाँ पर। तो जो आपके ये स्पोकन कम्युनिकेशन होते हैं वो दो होते हैं आपके, वर्बल कम्युनिकेशन होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अगर स्पोकन की बात किया जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब जिसको हम शाब्दिक कहते हैं, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वो सभी कम्युनिकेशन। बातचीत, कम्युनिकेशन क्या है, बातचीत करना। ऑलरेडी हम लोग पिछले काफी वीडियोज में इसको डिस्कस कर चुके हैं। बातचीत करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। तो जो वर्बल आपका स्पोकन कम्युनिकेशन है वो दो प्रकार के हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल वे होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और नॉन वर्बल वो होते हैं जिनमें सिंबल्स या साइन लैंग्वेज या कोई बॉडी लैंग्वेज, इशारा करना, ये सब चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती है नॉन वर्बल में। ठीक है, तो आंसर यहां पर आपका बी हो जाएगा कि ये दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट, द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जहां हम रहते हैं, यू लिव, आप जिस प्लेस पर, जिस जगह पर रहते हैं, वहां का तुरंत का माहौल, आपके अगल बगल का सराउंडिंग, मतलब जिसके बीच आप घिरे हुए हैं, तुरंत उसी समय जहां पर आप रह रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर पढ़ा रहा हूं तो मेरे अगल बगल का जो माहौल है, जो सराउंडिंग है, उसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा क्या, उसको कहते हैं नेबरहुड। ठीक है, ये हमारा आस पड़ोस होता है। ये गांव में भी हो सकता है, आस पड़ोस कहाँ हो सकता है, गांव में भी हो सकता है, टाउन में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है। यानी आप जहां रहते हैं, आपके आसपास, सिंपल सी बात है, और भी लोग रहते होंगे, तो क्या कहा जाता है उसको, इसको हम नेबरहुड कहते हैं।
हमारे जो पड़ोस के लोग बसे हुए हैं, अगल बगल पड़ोसी, क्या कहलाता है? नेबरहुड कहलाता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंडीशन इन अ प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबॉडी और समथिंग। देखिए, किसी व्यक्ति की या किसी अन्य समथिंग, मतलब किसी चीज का यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका बिहेवियर जिससे अफेक्ट हो, मतलब प्रभावित हो, उसका बिहेवियर और डेवलपमेंट, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? द कंडीशन, ऐसी कंडीशन इन अ प्लेस, किसी जगह की ऐसी कंडीशन जिसके वजह से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की जो क्या है, बिहेवियर है या फिर उसका डेवलपमेंट है, वो प्रभावित होता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो देखिए, कई बार अगर हम किसी जगह पर हैं, ठीक है, कई जगह पर, किसी जगह पर हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, और कई जगह ऐसी भी हो सकती है जहां पर हम रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा ठंडा हो, तो गर्मी और ठंडा बहुत ज्यादा होगा तो दोनों हमें बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। ठीक है, हमें बैलेंस करना मुश्किल होगा। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो ठंडी वाली जगह पर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गर्मी वाली जगह पर होते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं सिर्फ ठंडी वाले पे ही होते हैं, गर्म जगह पे वो नहीं रह सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं। तो कह रहे हैं कि किसी स्थान की परिस्थिति जो किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और उसके विकास को प्रभावित करता है। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर उसी जगह पर होते हैं, हम आप नहीं लगा सकते। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पौधे को उसके रहने लायक या उसको बड़ा होने लायक क्या चाहिए होता है? उसको चाहिए होता है वातावरण, तभी वो बढ़ेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि सेब जो होता है खाने वाला फल है, तो वो शिमला में ज्यादा होता है। ठीक है, अंगूर की बात किया जाए तो नासिक का नाम लेते हैं वो। आप अपने घर पर अंगूर लगाएंगे तो उस प्रकार से ना तो उसमें ग्रोथ होगी, ना विकास होगा, ना उसमें पैदावार होगी। क्यों? क्योंकि उसको जो हमारे यहाँ का वातावरण है वो इस हिसाब से नहीं है कि ये पौधा उस हिसाब से अपना डेवलपमेंट कर सके। यानी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इन्वायरमेंट कहेंगे। इन्वायरमेंट ऐसी चीज है जो व्यक्ति या फिर अन्य चीजों को प्रभावित करता है। ठीक है, जो परिस्थिति है उसको क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ पर्सन आर विद वेरी गुड बिहेवियर, अचीवमेंट एंड लीड एज एन एग्जाम्पल। देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत अच्छा बिहेवियर होता है और बड़े बड़े अचीवमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है, उनको क्या कहते हैं? जनरली आप लोगों के लाइफ में लोग कहते हैं कि अरे यार वो देखो, उन्होंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक पहुंच गए। तो यहाँ से शुरू करना, यहाँ तक पहुंचने का मतलब ये है कि उन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ की। तो फिर आपको क्या कहते हैं? लोग कहते हैं उनको फॉलो करो, आप भी उनकी तरह बनो। तो जिसकी बात की जाती है उनको रोल मॉडल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रोल मॉडल। लोग कहते हैं कि कई बार पूछा जाता है कि आपका रोल मॉडल क्या है, कौन है? कहीं ना कहीं आप किसी के प्रशंसक होंगे, जिनकी ग्रोथ, जिनके व्यवहार को देख के आप इंस्पायर होते होंगे कि मुझे भी इनकी तरह बनना है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर पूछी जा रही है कि किस तरह के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियां, मतलब जो कुछ उन्होंने लाइफ में हासिल किया, नेतृत्व के उदाहरण के साथ होते हैं, यानी एक उनको लोग उदाहरण के रूप में लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको रोल मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको रोल मॉडल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एन एडवेंचर। इसमें से ऐसा एक क्या है जो एडवेंचर नहीं है? एडवेंचर मतलब कुछ हट के काम करना, थोड़ा साहस भरा कार्य करना ही एडवेंचर कहलाता है। जनरली आज के पहले लोग घूमने जाते थे, दो तरह की ट्रिप होती है, एक होता है सिंपल घूमना और एक होता है लोग कहते हैं चलो कुछ एडवेंचरस करते हैं, मतलब कुछ साहसिक काम करते हैं, जैसे किसी बाउंड्री को वॉल को कूद कर जाना और चोरी से उसका आम तोड़ के भाग जाना, ये एडवेंचर वाला काम है। और एक होता है आम खरीद के ले आना मार्केट से, तो ये तो नॉर्मल आप गए घूम के आ गए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें एडवेंचर, आम तोड़ने मत जाना, इसमें से एडवेंचर कौन सा है? तो क्लाइंबिंग माउंटेन्स, पहाड़ों पर चढ़ना, ट्रैकिंग, सर्फिंग, ड्राइविंग। पूछा कौन सा नहीं है। ठीक है, नॉट लिखा हुआ है ना, तो हमने गलत पढ़ दिया। विच वन इज नॉट एडवेंचर। देखिए, अगर आप पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं ना, तो ये सच में एक एडवेंचर का काम है। ऐसे नहीं कोई पहाड़ों पर चढ़ सकता, घूमना नहीं, चढ़ने की बात हो रही, चढ़ाई करने की। ट्रैकिंग मतलब देखा होगा आपने, लोग जंगल में रास्ते ढूंढते ढूंढते मैप ले लेते हैं। मूवीज में आपने देखा होगा, कुछ लोग घूमने भी जाते होंगे, मैप ले लेते हैं, फिर इस जगह से इस जगह नया नया रास्ता घूमते अंदर अंदर घूमते घूमते पहुंचते हैं। उसका कोई रोड या ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, ना ही व्हीकल होता है, पैदल ही जंगल को छानते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वो ट्रैकिंग हो गया। सर्फिंग भी लगभग उसी तरह का है आपका। ठीक है,
और ड्राइविंग देखिए क्या है, ये सब क्या है, ये तीनों काम एडवेंचरस है, साहसिक कार्य है। लेकिन ड्राइविंग कोई साहसिक कार्य नहीं है, डेली रूटीन में होता है, लोग गाड़ी सीख लेते हैं और गाड़ियां चलाते रहते हैं, तो ये कोई एडवेंचरस वर्क नहीं है। और इसमें से ये पूछा जाता है इसमें से कौन सा एडवेंचर नहीं है, तो ये जो ड्राइविंग है ये कोई एडवेंचर नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई एडवेंचर वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये डेली रूटीन वाला काम है, हमारी लाइफ में होता ही रहता है। लेकिन आप डेली माउंटेन पहाड़ पर नहीं चढ़ते हैं ना, तो ये यहाँ पर डिफरेंस है, आंसर डी सही हो जाए। ट्रेवलिंग इन द सी इज कॉल्ड, देखिए जैसे गाड़ी आप चलाते हैं रोड पर ड्राइविंग कहा जाता है, उसी प्रकार से अगर समुद्र में आप ट्रेवल कर रहे हैं ना, समुद्र में आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है वोवेज इंग्लिश में, जिसको जल यात्रा हिंदी में कहते हैं, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। वोवेज जो है ये आपका कहलाता है ट्रेवलिंग इन द सी, मतलब समुद्र में यात्रा करने को। जैसे ये फिशिंग तो मछली पकड़ना हो गया, बोटिंग मतलब नॉर्मल आप नाव चला रहे हैं, नदी और कहीं भी चला सकते हैं, टूर मतलब आप बाय रोड फ्लाइट इस तरह से यात्रा कर लेते हैं। लेकिन ये जो है आपका जल यात्रा, ये कब होगा, ये जब समुद्र में आप क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाए। नेक्स्ट, ऑलवेज योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड, देखिए इन मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पर है, यहाँ पर सिंपल इंग्लिश में शब्द दिए हुए हैं, तो जनरली आपने सुना भी होगा, जगह जगह बैनर पोस्टर भी लगे रहते हैं कहीं ऑफिस वगैरह के आसपास कि आपको मोबाइल फोन अपना साइलेंट मोड पर रखना है। तो यहाँ पर सुटेबल अगर आप देखेंगे तो योर मोबाइल इन साइलेंट मोड होना चाहिए, यहाँ पर आपका इन हो जाएगा। और रखने की बात हो रही है तो कीप, ठीक है, तो कीप में दो है, तो इन वाला आपने सेलेक्ट किया तो ऑफ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड। तो ये चीज आपने ऑलरेडी लिखा हुआ, जगह जगह पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सुटेबल कौन सा है, कीप इन, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। इसके पहले मैं बता दूं आप प्लेलिस्ट कैसे देख सकते हैं। यूट्यूब में ग्लोबल ITI सर्च कर लीजिए, जैसे सर्च करेंगे इस प्रकार चैनल आ जाएगा और साइड में प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, कई सारे ऑप्शन रहते हैं जैसे वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके पहले की जो भी क्लासेज अपलोड है, जैसे 14, 15, 16 इस प्रकार से पूरा ऑर्गेनाइज सीरियल वाइज है, तो इनको आप जरूर देखिए, जिससे आपका मैक्सिमम जो है सिलेबस कवर हो पाएगा। ग्लोबल ITI की ये वेबसाइट है जहां पर ITI कोर्स वाले ऑप्शन में जाकर आप PDF और कंटेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग कोर्स है, एम्प्लॉयबिलिटी हो या ड्राइंग हो या फिटर, इलेक्ट्रीशियन, और भी हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, नेक्स्ट भी कर सकते हैं, तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। मैंने बीच में थोड़ा बता दिया जिससे आप यूज कर सको, सभी चीजों का बेनिफिट उठा पाओ, ठीक है। मिस कम्युनिकेशन कैन लीड टू, देखिए कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत, मिस मतलब क्या होता है कि सही प्रकार का कम्युनिकेशन ना हो। जैसे अगर आप दो दोस्त हैं और आप एक दूसरे के बीच थोड़ी दूरी हो गई है, कम्युनिकेशन उतना फ्रिक्वेंट नहीं है, आपसी बातचीत उतनी सही तरीके से नहीं हो रही, तो एक तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, अगर कोई सामने वाले आपके दोस्त के बारे में वो कहेगा कि आपका दोस्त आपके बारे में ऐसा कह रहा था, और आप अपने दोस्त से डायरेक्ट बातचीत तो करते नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, आप लोगों का रिश्ता खराब हो सकता है, डिसबैलेंस हो सकता है। तो वही पूछ रहा है कि गलत संचार कारण बन सकता है किसका, वो गलत फहमी पैदा कर सकता है, क्या कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकता है, आपकी दोस्ती टूट सकती है, झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जरूरी होता है अच्छे रिलेशन के लिए कि कम्युनिकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई आपको करने लगा कि कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, ऐसा कुछ है, तो आप डायरेक्टली सामने वाले से पूछ लीजिए, ठीक। ये कैसे होगा, जब आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तब। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छे संचार के लिए क्या चाहिए होता है, क्या जरूरी है, ठीक है। सिर्फ सुनते रहें या सिर्फ बोलते रहें, नहीं, आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद ध्यानपूर्वक बातचीत करना, तो इसको हम कहते हैं क्या, अच्छा कम्युनिकेशन कहेंगे। या अच्छे कम्युनिकेशन के लिए यही जरूरी है कि हम सामने वाले की बात को ध्यानपूर्वक सुने और उतने ही ध्यान से फिर हम उसके जवाब भी दें या बात भी करें। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा, मतलब उसकी बात को सुनो भी ना और अपनी बात उल्टी सीधी बोले जाए। तो प्रॉपर या अच्छे कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि सामने वाले की बात को ध्यानपूर्वक सुना जाए और सावधानी के साथ अपनी बात सामने वाले से रखी जाए, ठीक है। नेक्स्ट, when a worker contribute to bring the best output by using the available resources the worker is, कह रहे हैं कि एक ऐसे वर्कर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है जिसको एक ऑपरेटर काम करता है इस पर, यानी एक वर्कर है, ये भाई साहब वर्कर है मान लेते हैं, ठीक है। ये मशीन है, अगर इस मशीन को हम सही तरीके से चलाएं तो दिन भर में क्या है, मैक्सिमम
50 प्रोडक्ट बना सकती है। प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं कि एक मोबाइल फोन ही बनाता है, कुछ भी बनाता है, 50 बना सकता है अगर अच्छे से इसको चलाया जाए। तो अगर ये वर्कर उस मशीन को, मशीन क्या बोला जाएगा, रिसोर्स बोला जाएगा, संसाधन बोला जाएगा, यानी इस रिसोर्स को इस्तेमाल करके ये जो वर्कर हैं दिन में 50 प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, पूरी मेहनत के साथ, तो इनको क्या कहा जाएगा? चाहे तो ये क्या करते हैं, इसको मशीन को थोड़ा कम चलाएं, 40 निकालें, 20 भी निकालें, 30, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो वर्कर हैं ये रिसोर्स का सही इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम आउटपुट वहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं या उत्पादन पूरा कंप्लीट दे रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा? तो इनको बोला जाएगा प्रोडक्टिव, कि भाई ये काफी प्रोडक्टिव हैं, सही काम करते हैं। और ऐसे लोगों को ही कंपनी आजकल पसंद करती है। एक कर्मचारी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में योगदान देता है, यानी सर्वोत्तम जो है उत्पादन कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम प्रोडक्टिव बोलते हैं। और आजकल लोग प्रोडक्टिव लोगों को ही पसंद करते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सकें, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। संचार एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमारे पर्सनल लाइफ में भी निभाता है, हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। लाइफ लिखा हुआ है मतलब जीवन की बात हो रही है, और प्रोफेशनल लाइफ इन फ्यूचर है। देखिए फ्यूचर से कोई इसका लेना देना नहीं है, सिर्फ पर्सनल के लिए नहीं है, प्रोफेशनल में भी होता है। लेकिन बी वाला ऑप्शन में दोनों दे रहा है कि हमारे पर्सनल जीवन, यानी हमारा जो पर्सनल लोगों के बीच बातचीत करने का तरीका है वो हमारा अच्छा होगा। देखिए कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। तो अगर हम बातचीत करने में अच्छे होंगे तो उससे दोनों चीजों पे फर्क पड़ेगा। हमारा जो पर्सनल लाइफ है, हमारी जो अपनी निजी जीवन है, उसमें भी लोगों के साथ मैं अच्छे से बातचीत करूंगा, क्लियर कम्युनिकेशन कर पाऊंगा, तो मेरे लोगों के बीच मेरी बॉन्डिंग अच्छी होगी, मेरा उनसे अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा रहेगा, तो मेरी निजी जीवन भी अच्छा रहेगा। साथ ही मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है तो जिस इंडस्ट्री, फैक्ट्री या कंपनी में काम कर रहा हूं वहां पर भी मेरा जो दूसरों के साथ है वो बॉन्डिंग या जो कन्वर्सेशन करना है सब मेरा ओके रहेगा, तो वहां पर भी मुझे सिंपल सी बात है कि ग्रोथ ही मिलेगी। यानी दोनों जगह ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा, कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इमोजी आर यूज्ड अकॉर्डिंग, कह रहे हैं कि जो हम इमोजी मैंने इधर सिंबल लगा दिया है, आप जानते ही हैं, फिर भी मैंने कोई भूले ना कि जो भी हम लोग ये सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, हंसने और सैड वाला या आंसू वाला या हंसते हुए ही ऐसे वाला, तो ये सब इमोजी कहलाता है, ठीक है। तो कह रहे जो हम इमोजी इस्तेमाल करते हैं किसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं? हमारी जो पढ़ाई होती है, मतलब अगर हम हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट है, या हम MBBS किए हैं या बीटेक किए हैं, तो उसके हिसाब से हम इमोजी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, इसका हमारी एजुकेशन से कोई लेना देना। क्या हम जो नौकरी कर रहे हैं उसके हिसाब से करते हैं? नहीं, हमारी नौकरी के हिसाब से भी इमोजी का कोई लेना देना नहीं। जब हम खुश होते हैं तभी करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे मूड के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से होता है कि हमारा मूड कैसा है, कोई कुछ भेज रहा है उसके प्रति हम कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज हम एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इमोजी का, ठीक है। अपनी भावना को सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करना, उसमें जो है इमोजी हेल्प करता है। अब जैसे मैं बोलूं मैं मुस्कुरा रहा हूं, किसी ने कोई फोटो भेजा, मुझे अच्छी लगी या कुछ भी, या कोई सुंदर सा मैसेज आपको आ गया और आपका दिल खुश हो गया, तो आप धीरे से हार्ट शेप वाला या फिर स्माइली कुछ ये इस तरह से सुंदर सा भेज देंगे ना मुस्कुराते हुए, तो सामने वाला समझ जाएगा कि इनको अच्छी लगेगी या मुस्कुरा रहे हैं यार। बाकी आप लोग तो चैट करते ही होंगे तो अच्छी अच्छी इमोजी इस्तेमाल करते होंगे है ना। कौन सी वाली इमोजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? नीचे कमेंट करिएगा, वही वाली इमोजी मैं देखना चाहूंगा, ठीक है। जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया नीचे कमेंट में आप इमोजी भेजिएगा, सिर्फ मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आंसर सी। तो इमोजी हम लोग अपने मूड और सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अ पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन प्रॉपर्ली इज कॉल्ड। इमोशन मतलब अपनी भावनाओं, ठीक है। एक व्यक्ति है जो अपनी भावनाओं को ठीक से समझने और प्रतिबंधित मतलब मैनेज करने की क्षमता रखते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? इमोशन को मैनेज करना इसलिए जरूरी है। कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे कोई सामने वाला कोई व्यक्ति कोई बात बोला और उनकी बात इनको पसंद नहीं आई, तुरंत तो उसको गाली दे देंगे या फिर कुछ टेढ़ा बोल देंगे, गुस्से में लाल पीले हो जाएंगे, यानी उन्होंने अपने इमोशन को कंट्रोल
नहीं किया, कर नहीं पाए। और कुछ लोग आप देखे होंगे अच्छी कंपनीज में या अच्छी जगहों पोस्ट पे होते हैं, तो कई बार आप कुछ टेढ़ा बोल जाए या कुछ ऐसा भी हो तो वो भी वो इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर गुस्सा नहीं है, उनको गुस्सा नहीं आया या बोल नहीं सकते हैं, उन्होंने अपने इमोशंस को मैनेज किया और अपने पद की गरिमा को बनाए रखा। ठीक है, तो इमोशन मैनेजमेंट यही कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे व्यक्ति को हम इंटेलिजेंट कहेंगे। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए था, हालांकि नेमी के हिसाब से इंटेलिजेंट दिया है तो फिलहाल इंटेलिजेंट भी यहाँ पे सुटेबल है, चलेगा। ठीक, इंटेलिजेंस। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? इंटेलिजेंस बोला जाएगा कि भाई वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसलिए अपनी इन चीजों को मैनेज कर लेते हैं, और ये करना बहुत जरूरी है, हालांकि बहुत मुश्किल काम भी है। हम आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, अगर कोई चीज बुरी लगी किसी से या फिर अच्छी लगी तो तुरंत खुश हो जाना बहुत ज्यादा, है ना। अ पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस आ गया ना, हमने बात किया था, इसलिए इसके पहले वाले क्वेश्चन मुझे डाउट है। मेरे हिसाब से इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए था, लेकिन निम्मी में ये दे रखा है तो उसको हम लेके चल रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आ गया इमोशनल इंटेलिजेंस, कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यही हो गया कि हम अपनी भावनाओं को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, अपनी भावनाओं को हम अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, तुरंत रिएक्ट नहीं कर देते हैं, ना ही एक्सप्रेस कर देना, है ना। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास होता है, क्या होता है? क्या वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या उसके अंदर ईगो होता है, ढेर सारा अहंकार होता है? अहंकार होता तो उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती ही नहीं, वो तो तुरंत भिड़ जाता, भिड़ जाता, तुरंत रिएक्ट कर देता, लेकिन ऐसा नहीं करता है वो। तो होता क्या है, उसके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं, उसके अंदर ढेर सारे अच्छे गुण होते हैं, इसलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है और लोगों के साथ सही से पेश आता है। तो क्या होगा आंसर यहाँ पर? सी हो जाएगा कि उसके अंदर क्या है? पॉजिटिव क्वालिटीज है, उसके अंदर अच्छे गुण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, When something good happens to us, we feel। देखिए, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कैसा महसूस करते हैं? मुझे लग रहा है ये आंसर तो आपको पता ही होगा कि हम क्यों चिढ़ा हुआ नहीं, गुस्से हो जाए, गुस्सा नहीं, क्या हम निगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक नहीं, हम पॉजिटिव सोचेंगे और खुशी महसूस करेंगे। ठीक है, सिंपल बात है, अगर हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हमारा रिजल्ट आईटीआई का हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, अगर 90% प्लस आता है, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पॉजिटिव थॉट आएगी कि यार अब तो मैं ये एग्जाम भी फाइट कर सकता हूँ, कुछ आगे और कर जाने की इच्छा जगती है और साथ में ही खुशी तो महसूस होती ही है। ठीक है, तो यही यहां पर है, आपका आंसर डी सही हो जाए। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ रिकॉल? ठीक है, फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग, देखिए एक इंट्रोडक्शन ऐसे होता है, एक होता है फॉर्मल इनफॉर्मल। ऑलरेडी हमने कई वीडियोज में वो कर लिया कि देखिए जो हमारा आपसी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जो बातचीत, उठना बैठना, ये सब कुछ है, वो सब इनफॉर्मल होता है, लेकिन जब ऑफिशियल बातचीत हो वो फॉर्मल होती है। तो इसी प्रकार से इंट्रोडक्शन भी होता है। एक होता है कोई से दो चार दोस्त बैठे, एक और आकर बताया, अरे यार ये मिलो, मेरा दोस्त है, इसका घर वहां है, वो वहां का रहने वाला है, यार ये मेरा दोस्त है, इस तरह से। और एक होता है कि आप लोग बैठे हुए दो चार लोग और एक कोई आया, आप लोग मिलिए मिस्टर समीर से, ये यहाँ पर एम्प्लॉयड है, इस कंपनी में काम करते हैं, इनका नाम ये है, वगैरह वगैरह। तो ये क्या हो गया? थोड़ा फॉर्मल हो गया ना, आप लोग मिलिए मिस्टर समीर से, ये यहाँ से आए हैं, इस जगह काम करते हैं, थोड़ा ये फॉर्मल हो गया। तो यही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि औपचारिक यानी फॉर्मल रूप से परिचय देने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, फॉर्मल रूप से, जैसे आप कहीं और जाते हैं तो कोई आपसे पूछ देता है, फॉर एग्जांपल रास्ते में कोई मिला, बस से आप जा रहे हैं, कोई पूछ दिया, अरे अच्छा आपका घर कहाँ है, आप क्या, तो आप बता सकते हो, अरे मेरा नाम ये है, मैं उधर मेरा घर है, आप जानते होंगे, इस तरह से कुछ, कोई ऐसी बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो प्रॉपर आप बताते हैं आपका नाम क्या, आपकी एजुकेशन क्या, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें आप एक वे में बताते हैं ना, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो वही बात है आप। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होगा? सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारा फॉर्मल क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरह होता है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है, फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, वो क्या कहलाएगा? सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन हमेशा फॉर्मल होता है, और आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे पहला सवाल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी आपको क्या बताना होता है? अपना इंट्रोडक्शन बताना होता है। ठीक है, ये आंसर आपका है।
अ क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड। देखिए योर सेल्फ की बात होगी फिर से कि आप अपने बारे में क्विक समरी मतलब जल्दी से कम समय में पूरा अपने को समराइज करके बता देना कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी एजुकेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है। तो अपने आप को समराइज कर दिया आपने, मतलब अपनी सारी चीज को कम समय में समराइज करके एक साथ बता दिया, तो क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच एक तरीका है बोलने का, ये इस्तेमाल किया जाता है इंटरव्यू में जब हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, या फिर किसी मीटिंग में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, या किसी प्रोडक्ट के बारे में कहीं हम प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो वहां पर ये जो मेथड है, ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। और जो हम तरीका क्या, किसी भी चीज के बारे में संक्षिप्त विवरण कम समय में, शॉर्ट टाइम में उसके बारे में मैक्सिमम चीजों को पॉइंट आउट करके जो है बताने का तरीका है, या जो बताते हैं हम, उसको बोला जाता है एलिवेटर पिच। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका सी सही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल या पूछे जाने वाला सवाल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कहीं भी आप जाओगे सबसे पहला यही सवाल हो जाएगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। थिंग्स वन मस्ट नॉट फॉलो व्हाइल अटेंडिंग एन इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू में भाग लेने के दौरान किन बातों का पालन नहीं करना चाहिए, यानी क्या नहीं करना चाहिए। सिंपल सा सेंटेंस, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसमें से क्या नहीं करना चाहिए। क्या आपको कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए भाई। गिविंग अ फॉर्म हैंड से, क्या अच्छे से हाथ मिलाना चाहिए? मिलाना चाहिए। ग्रीट एंड थैंक फॉर्मली, क्या उनको अभिवादन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलना चाहिए? उनको थैंक्स भी बोलना चाहिए आते समय, ये सब करना चाहिए। लेकिन पूछ रहा क्या नहीं करना चाहिए, तो भाई लॉ लाउडली, मतलब हमें बहुत तेजी से हंसने वसने की जरूरत नहीं है। यानी इंटरव्यू के दौरान हमें क्या नहीं करना है, हंसना नहीं है। मन करे तो बाद में बाहर आके हंस लेना। ठीक है, तो ये चीज हमें नहीं करनी। होपफुली आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी, और आज की क्लासेस में हमने थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज किए थे, और थोड़ा सा समय भी मैंने कोशिश की है मैनेज करने की। उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। कमेंट में आप लोग इमोजी देखना जरूर चाहूंगा, आप अपनी फीलिंग इमोजी के द्वारा नीचे कमेंट में एक्सप्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।